अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मेज़बान इकरामुल्लाह जोइया। आज इस व्लॉग में इंतहाई अहम जो ख़बरें हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। ख़ास तौर पर आईएमएफ के हवाले से जो चीदा चीदा ख़बरों का जो ख़ुलासा है वो आपके साथ रखा जाएगा। आज के इस व्लॉग में जो है इसमें जो पेट्रोल के हवाले से जो इंतहाई अहम मालूमात हैं कि जो पेट्रोल पर जो लेवी बढ़ाने के हवाले से आईएमएफ ने जो मुतालबा किया है उसके ऊपर आपको तफसीली तौर पर जो है वो आगाह किया जाएगा। इसके अलावा जो पाकिस्तान के साथ आईएमएफ की जो मुआहदा होने जा रहा है और उसमें जो रिक्वायरमेंट्स जो हैं पेट्रोल में जो शराइत रखी गई हैं आईएमएफ की वो आपके साथ शेयर की जाएंगी। जबकि आईएमएफ की शराइत को में जो दस्तावेज़ाती तौर पर जो मईशत है उसको करने की जो बात की गई है उसके ऊपर भी आपको इस व्लॉग में तफसीलात जो है वो दूंगा। जबकि वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से अब जो है वो माली साल के बजट के हवाले से जो तैयारियां शुरू की गई हैं उस पे ऊपर आपको आगाही जो है वो थोड़ी सी दी जाएगी। और सबसे अहम ख़बर जो है वो साबिक जज जो जिनको सुप्रीम जुडिशल कौंसिल ने जो है वो बरतरफ किया था, शौकत अजीज़ सिद्दीकी, उनके हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा अहम और बड़ा एक फ़ैसला दिया है। उसके ऊपर तफसीली तौर पर उस फ़ैसले पर बात की जाएगी। सबसे पहले आईएमएफ के हवाले से बात करते हैं। पेट्रोल पर लेवी की 60 रुपये 18% जीएसटी भी बहाल करें, ये आईएमएफ की जानिब से पाकिस्तान को कहा गया है। जबकि आलमी मालियाती फ़ंड आईएमएफ ने हुकूमत को तजवीज़ दी है कि पेट्रोल पर लेवी 60 रुपये कर लें और पेट्रोल पर मार्च 2022 में ख़त्म किया गया 18% जीएसटी भी बहाल करें। ये 2018 में जो जीएसटी जो है वो 2022 में जो 18% जीएसटी का ख़त्म किया गया था उसको भी बहाल करने के लिए आईएमएफ ने जो है वो पाकिस्तान को जो है वो कहा है। जबकि आलमी मालियाती फ़ंड का कहना है कि मकामी तौर पर तैयार की गई सिगरेट पर वफाकी एक्साइज ड्यूटी FED की एक ही शरह लागू की जाए और चाहे मनसूबा मकामी हो या गैर मकामी हो, और माहौल को आलूदा करने वाली मशीनरी पर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी PDL लगाने की तजवीज़ दी गई है। आईएमएफ ने FBR से भी कहा है कि मुल्क में तैयारशुदा कार्ड और पुरतश अशिया जैसे कि यार्ड्स, जदीद बैरी कश्तियाँ जिनको कहा जाता है यार्ड्स, जो अमीर लोग जो है वो ख़रीदते हैं, पर बतदरीज एक्साइज ड्यूटी बढ़ाते हुए सरहदी कंट्रोल को बढ़ाया जाए ताकि ख़ास तौर पर हसास इलाकों से तेल के ज़ैली मसनूआत की गैर कानूनी फराहमी से बचा जा सके। ये बॉर्डर के ऊपर जो है वो बात आईएमएफ करना चाह रहा है। जबकि आईएमएफ ने E-सिगरेट पर भी मकामी सिगरेट के बराबर टैक्स लगाने की तजवीज़ दी है। जबकि इस तरह आईएमएफ ने वस्त मुद्दत के लिए कहा है कि एक मरतबा जब आमदन ऊपर चली जाए तो दीगर बहुत से आइटम्स पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी ख़त्म कर दी जाए जिनमें मनफी बैरूनी असरात जैसे अवामिल मौजूद ना हों। बड़ी आमदन का पोटेंशल इंतहाई गैर लचकदार तलब या पुरतश पहलू के हवाले से आईएमएफ ने फराहम करदा पॉलिसी तजवीज़ को पाकिस्तानी हुकाम के साथ टेक्निकल असिस्टेंट रिपोर्ट में शामिल किया है। ये आईएमएफ की जानिब से जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बतदरीज उनमें इजाफा देखने में आ रहा है। जबकि आईएमएफ की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी सामने आती हैं। जबकि पेट्रोल के अगर लेवी के ऊपर 60 रुपये और 18% जीएसटी अगर बहाल किया जाता है तो पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा जो है वो होगा। उसकी वजह से एक नया जो महंगाई का तूफ़ान है वो भी सामने और आवाम को जो है उससे भी भुगतना पड़ेगा आवाम को। जबकि आईएमएफ का कहना है कि एक्साइज मतनूअ अशिया पर लगाए जाते हैं जिनमें तंबाकू, कार्बनी ड्रिंक्स हैं, मोटर कार है, सीमेंट है, टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज हैं और पेट्रोलियम और नेचुरल गैस की मसनूआत शामिल हैं। और इनके हवाले से आईएमएफ जो है वो अपनी तजावीज़ में ये पाकिस्तान को कह रही है कि उसके ऊपर टैक्सेस जो हैं उसमें इजाफा किया जाए। अब पेट्रोलियम की बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत पर एक्साइज के हवाले से फेडरल एक्साइज ड्यूटी के मिकदार माली बरस 2023 में GDP के 0.7% थी। दीगर अशिया पर एक्साइज GDP के 0.4% था जो ज़्यादातर सिगरेट्स पर वफाकी एक्साइज ड्यूटी से हासिल होता था। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी हालिया बरसों में मुतअद्दिद मरतबा तब्दील हुई है, लेकिन माली साल 2023 में इनमें काफ़ी इजाफा किया गया। जुलाई 2022 में पेट्रोल पर पेट्रोलियम लेवी डेवलपमेंट की शरह 20 रुपये फ़ी लीटर थी। जबकि ये नवंबर 2022 से 50 रुपये फ़ी लीटर और सितंबर 2023 तक 60 रुपये फ़ी लीटर कर दी गई। बतदरीज इजाफा जो है वो आप देख रहे हैं। 2022 में 50 रुपये फ़ी लीटर और जो 2022 में पेट्रोलियम पर पेट्रोल लेवी डेवलपमेंट की शरह जो है वो 20 रुपये फ़ी लीटर थी। फिर 2022 से 50 रुपये फ़ी लीटर और सितंबर 2023 तक 60 रुपये फ़ी लीटर तक जो है वो बढ़ा दी गई।
IP में मुसलसल इजाफा जो है वो देखने में आया। यहाँ ये भी याद रखना ज़रूरी है कि सेल्स टैक्स से जमा होने वाली आमदन NAFC वार्ड के तहत सूबों के साथ शेयर की जाती है, जबकि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी मुकम्मल तौर पर वफाकी हुकूमत के पास ही रहती है। अगर ये इसके लेवी के जो प्राइस बढ़ाने के हवाले से अब IMF जो मुतालबा कर रहा है, अगर ये IMF की जानिब से ये मुतालबा है तो साफ ज़ाहिर है इसको बढ़ाया जाएगा। अगर बढ़ाया जाता है तो इसकी जितनी भी आमदन होगी तो ये वफाकी हुकूमत के पास ही रहेगी। जबकि इसके अलावा जो है IMF के मुताबिक पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी में बड़े इजाफे के बावजूद पेट्रोलियम मसनूआत पर महसूलात में 2019 से कमी हुई है। पेट्रोल पर महसूल की मजमूई शरह 2019 में 29% थी। इसमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी और सेल्स टैक्स दोनों 14.5% हुआ करते थे, जबकि सितंबर 2023 में सेल्स पर प्राइस जो है उस पर मजमूई टैक्सेस 19.6% थे, जबकि पेट्रोल पर टैक्स की निस्बतन कम शरह सेल्स प्राइस से भी मुनक़िस होती है। IMF ने बावर कराते हुए मुंतखब हमसाया ममालिक और उभरती हुई मईशतों की मिसाल भी दी है, जबकि IMF के मुताबिक पेट्रोल पंपों पर गैस की औसत कीमत $1.12 फ़ी लीटर थी, जबकि पाकिस्तान में ये $0.97 फ़ी लीटर थी। ये IMF ने थोड़ा सा मवाजना जो है मुतमईन करने के लिए ये भी दिया, लेकिन अब देखना ये है कि अगर ये लेवी टैक्स जो है उसमें इजाफा किया जाता है तो उससे मुल्क में मज़ीद कितनी महंगाई जो है वो उसका तूफ़ान जो है वो बर्पा होगा। IMF की शर्त के मुताबिक मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का फ़ैसला किया गया है। पाकिस्तान की जानिब से आलमी मालियाती इदारे IMF की शर्त के मुताबिक मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने का फ़ैसला कर लिया गया है और ज़राए के मुताबिक टैक्स नेट बढ़ाने के लिए नेशनल डाटाबेस हाउस की तैयारी पर काम जारी है। नेशनल डाटाबेस हाउस का मकसद टैक्स दहांदगान की मालूमात जमा करना है और मुतल्लिका डाटा को इस्तेमाल करने का इख्तियार सिर्फ FBR के पास होगा। ये FBR को मज़ीद जो है वो काम के हवाले से जो है वो इख्तियारात दिए जा रहे हैं और उसका जो एक मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के हवाले से जो इक़दामात हैं वो किए जा रहे हैं। ज़राए के मुताबिक नादरा और कमर्शल बैंकों समेत मुख्तलिफ इदारों से डाटा इकट्ठा किया जा रहा है, जबकि नेशनल डाटाबेस हाउस की तैयारी में सूबों से भी मदद ली जा रही है। तमाम इदारों से शहरियों का हासिल करदा डाटा एक जगह यकजा किया जाएगा। इससे पता चल सकेगा FBR को कि किसकी कितनी आमदन है और वो कितना टैक्स दे रहा है। जो टैक्स नहीं देते उनके ख़िलाफ़ जो है वो FBR अपने तौर पर जो है वो हरकत में आएगा और IMF की जानिब से जो है उन टैक्स नाहिंदगान के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ की जाएंगी। उसके लिए डाटा हासिल करना इंतहाई ज़रूरी होता है कि FBR को पता चले कि कौन कितनी आमदन कर रहा है और ज़्यादातर लोग जो है वो अपनी आमदन छुपा रहे होते हैं, लेकिन बैंकों के ज़रिए जो ट्रांजेक्शन्स हो रही होती हैं, बैंक ट्रांजेक्शन के ज़रिए और दीगर जो ट्रांजेक्शन्स हैं या कारोबारी मामलात हैं उनके ज़रिए जो है वो FBR अब डाटा मुकम्मल करेगा और इस डाटा के ज़रिए जो है वो FBR मज़ीद टैक्सेस के हवाले से जो अपने इक़दामात हैं उनको बेहतरी में लाएगा। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं क्योंकि अब बजट भी आने वाला है और बजट के हवाले से तैयारियां जो है वो करना शुरू कर दी गई हैं। वज़ारत ख़ज़ाना ने आइंदा माली साल के बजट की तैयारी शुरू कर दी है और वज़ारत ख़ज़ाना की जानिब से जो अब तैयारियां की जा रही हैं उनके मुताबिक आइंदा माली साल के करंट और तरक्याती बजट के तयन के लिए तरजीहाती कमेटी का इजलास आज जो है वो इस्लामाबाद में हुआ। तरजीहाती कमेटी स्पेशल सेक्रेटरी वज़ारत ख़ज़ाना की ज़ेर सदारत है, जबकि वज़ारत ख़ज़ाना का बताना है कि तरजीहाती कमेटी के इजलास 30 मार्च तक जारी रहेंगे। ये मुख्तलिफ इजलास होंगे, उनमें चीज़ें जो हैं वो डिस्कस की जाएंगी। कमेटी आइंदा माली साल के वफाकी करंट और तरक्याती बजट का तखमीना लगाएगी और ये वो तखमीना जो है वो दिया जाएगा और उसके मुताबिक जो बजट है वो तैयार किया जाएगा। जबकि कमेटी रवा माली साल के वफाकी वजारतों के करंट और तरक्याती बजट का भी जायज़ा लेगी। कमेटी आइंदा माली साल के लिए ग्रांट्स और सब्सिडी की ज़रूरियात का भी जायज़ा लेगी। ये जो कमेटी अभी तश्कील दी गई हैं, ज़राए के मुताबिक कमेटी वफाकी वजारतों और महकमों की तनख्वाहों और दीगर अखराजात का बजट तखमीना बनाती है। कमेटी हुकूमती तरजीहात के मुताबिक तरक्याती बजट मुख्तस करने के लिए सिफारिशात तैयार करती है। अब ये इसमें ये भी देखा जाएगा कि सरकारी मुलाजमीन जो हैं उनकी तनख्वाहों का बजट कितना है और आने वाला जो बजट है उसके लिए क्या तनख्वाहों में इजाफ़ा किया जाता है या किया जाएगा, तो उसमें कितना मज़ीद इजाफी बोझ जो है वो ख़जाने पर होगा, जिसकी वजह से ये फ़ैसला करना मुमकिन होगा कि क्या सरकारी मुलाजमीन की नेक्स्ट बजट में तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ और कितने फ़ीसद बढ़ाई जाएँ और कितनी तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ। इस हवाले से कमेटी ने जो अपना काम है करना शुरू कर दिया है। अब थोड़ा सा जिक्र करते हैं व्लॉग के आखिरी हिस्से में साबिक जज
شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا یہ معاملہ تھا۔ سپریم کورٹ نے ایک بہت بڑا ریلیف جو ہے وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو دے دیا ہے۔ کیس کی تفصیلات جو ہیں وہ اب آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ سابق جج شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا سپریم جوڈیشل کونسل کا فیصلہ کالعدم قرار دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ ان کو برطرف جو کیا گیا تھا اب ان کو مراد جو ہے وہ ملے گی۔ چیف جسٹس پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی سربراہی میں جسٹس امین الدین، جسٹس جمال مندوخیل، جسٹس حسن اظہر رضوی اور جسٹس عرفان سادات پر مشتمل 5 رکنی بینچ نے شوکت عزیز صدیقی کی آئینی درخواستوں پر سماعت 23 جنوری 2024 کو مکمل کی تھی، جبکہ عدالت نے اب کیس کا 22 صفحات کا فیصلہ جو ہے وہ جاری کیا ہے، جو چیف جسٹس پاکستان نے تحریر کیا تھا وہ آج جاری کیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جاری فیصلے میں کہا گیا ہے کہ سپریم جوڈیشل کونسل کی جانب سے شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کو غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے، جبکہ 11 اکتوبر 2018 کو وزیراعظم کی سفارش پر صدر نے ان کو برطرفی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا، اسے بھی کالعدم قرار دیا جاتا ہے۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو بحال نہیں کیا جا سکتا، انہیں ریٹائرڈ جج تصور کیا جائے اور وہ بطور جج اسلام آباد ہائی کورٹ ریٹائرڈ اور تمام مرات پینشن کے حقدار ہوں گے، انہیں پینشن سمیت تمام مرات ملیں گی۔ اب شوکت عزیز صدیقی جو ہیں ان کے لیے ریلیف تو مل چکا ہے، وہ اب دوبارہ جج تو نہیں بن سکیں گے، لیکن ان کے لیے کم از کم مرات جو پینشنز کی ہیں اور دیگر مرات جو ہیں وہ ان کو ایک سابق جج والی وہ تمام ملے گی۔ شوکت عزیز صدیقی کی برطرفی کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج شوکت عزیز صدیقی کو 11 اکتوبر 2018 کو خفیہ اداروں کے خلاف تقریر کرنے پر عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کے اس وقت کے سینئر جج جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے 21 جولائی 2018 کو راولپنڈی بار میں خطاب کے دوران حساس اداروں پر عدالتی کام میں مداخلت کا الزام عائد کیا تھا۔ یہ جو الزامات عائد کیے گئے تھے اس کے بعد جو ہے شوکت عزیز صدیقی کو جو ہے ان کے عہدے سے، یعنی کہ جج جو تھے شوکت عزیز صدیقی، ان کو ان کے عہدے سے جو ہے وہ ہٹا دیا تھا۔ سابق جج شوکت عزیز صدیقی کے بیان پر پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ جس کو ISPR کہا جاتا ہے کی جانب سے بھی رد عمل سامنے آیا تھا، جس میں ریاستی اداروں پر لگائے جانے والے الزامات کی تحقیقات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ شوکت عزیز صدیقی نے عہدے سے ہٹانے کے بعد جو ہے وہ سپریم جوڈیشل کونسل کے فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیلیں بھی دائر کی تھیں۔ ان اپیلوں پر سماعتیں ہوئیں اور سماعتیں مکمل ہونے کے بعد جو ہے وہ جو جج صاحب ہیں ان کو ریلیف مل گیا ہے، اور وہ اب کیونکہ ان کی عمر جو ہے وہ 62 سال ہو چکی ہے اور وہ اب جج جو ہے وہ نہیں رہ سکتے، البتہ جو ہے وہ ریٹائرڈ جج کی جو مرات ہیں اور ریٹائرڈ جج کی مرات وہ اب حاصل کر سکیں گے، اور ان کے نام کے ساتھ جو ریٹائرڈ جج جو ہے وہ لکھا جا سکے گا۔ یہ آنری چیز ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مالی فوائد جو ہیں وہ بھی جج صاحب کو جو ہے وہ شوکت عزیز صدیقی صاحب کو ضرور ملیں گے۔ میرا یہ خصوصی ولاگ آپ کو کیسا لگا مجھے ضرور کمنٹس کے ذریعے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔